Assalamu alaikum, dear students. Our next topic is electrodes. Okay, as you know that an electrolytic cell is composed of two electrodes suspended in an electrolytic solution. ठीक है, आपके पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, ठीक है, तो ये किस चीज़ से कंपोज हुआ है? कंपोज्ड ऑफ टू electrodes suspended in an electrolytic solution. ठीक है, जैसे हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में वो डाउन सेल पढ़ा था, तो वो भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल था। इसी तरह नेल्सन सेल है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, तो मैं एक जनरल सेल ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ जनरल सेल। ये एक बीकर टाइप का है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर अंदर जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डिप हुए हुए होते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, एंड दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू बैटरी, बैटरी के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अच्छा, अब the electrode which is connected to positive terminal of the battery, that is called anode. ठीक है, एनोड कौन सा होता है? कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, उसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, द अदर इलेक्ट्रोड, उसको क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड किस चीज़ के साथ कनेक्टेड होता है? कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट इज़ कॉल्ड कैथोड। ठीक है, और यहाँ पर जो है इधर अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं। जैसे देखिए वो डाउन सेल में मैंने कहा था हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेते हैं ना, तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन होगा और क्लोराइड आयन होगा। ठीक है, तो हम जनरली इसको यूं करके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से शो करते हैं। ये डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि द आयन्स विच मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब कौन से आयन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करेंगे? नेगेटिव आयन्स। ठीक है, ये खुद पॉजिटिव है और ये कैथोड जो है ये नेगेटिव है, तो ऑपोजिट आयन्स मूव करेंगे ना। तो ये जो नेगेटिव आयन्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इन नेगेटिव आयन्स को हम क्या, कौन सा नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड कैटायन्स। कैटायन्स जो हैं दे विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये जो पॉजिटिव आयन्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव आयन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? सॉरी, ये वाले जो हैं ये एन आयन्स हैं, ये एन आयन्स हैं। ठीक है, और ये जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? कैटायन्स। दोज आयन्स विच मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दे आर कॉल्ड एन आयन्स, और दोज आयन्स विच मूव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दे आर कॉल्ड कैटायन्स। ठीक है, अच्छा, अब एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम क्या कहते हैं कि एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? एनोड पे हम कहते हैं एट एनोड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स लीव द सेल हेयर, electrons leave the cell here। ठीक है, और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द सॉल्यूशन हेयर। ठीक है, अब ये किस तरह ये प्रोसेस होता है? देखिए,
ऑक्सीडेशन मैंने कहा है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स लीव द सेल हेयर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे तो दे विल लीव द सेल हेयर, ठीक है। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन किसे कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आकर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंटर द सोल्यूशन हेयर। हाउ द इलेक्ट्रॉन एंटर द सोल्यूशन हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है ना, ठीक है। और उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में जैसे देखें NaCl है, या कॉपर क्लोराइड हो गया, ठीक है, या कॉपर सल्फेट हो गया, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। तो जनरली हम इसको देखें यूं करके शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखती हूँ M, ठीक है, और M के साथ मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ Cl। Cl को नहीं बल्कि मैं जनरली इसको X से डिनोट करती हूँ। ये MX2 जो है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर चार्ज होगा +2, यहाँ पर चार्ज क्या होगा -2। अब ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये डिसोसिएट होगा इनटू M+2 आइंस एंड 2x-1 आइन, ठीक है। ये एक, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए MgCl2, तो MgCl2 किस में डिसोसिएट होगा? Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वो इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन हो गई। या देखें जैसे NaCl है, अब NaCl में फिर MX आप सिर्फ लिखेंगे, तो NaCl यहाँ पर किस किस में डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव आइंस है, पॉजिटिव आइंस का मैंने क्या कहा है, ये कहाँ मूव करेंगे? दे विल मूव टूवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और इन पॉजिटिव आइंस को हम कौन से आइंस कहेंगे? इनको हम कैट आइंस कहेंगे। दोज आइंस विच मूव टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज कैथोड, ठीक है। और ये जो नेगेटिव आइंस हैं इनको हम कौन से आइंस कहेंगे? एन आइंस, बिकॉज दे विल मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज कॉल्ड एनोड, ठीक है। अच्छा, अब एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा? अभी आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो हम देखें एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूँ शो करेंगे। एनोड पे हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो 2x नेगेटिव है ना, या -1, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनेगा? X2। जैसे देखिए Cl है ना, तो Cl जो है वो 2Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 बना लेंगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो एनोड पे लॉस हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कैथोड पर जाकर गेन होंगे। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन देखिए कहाँ पर हो रही है? पॉजिटिव आइंस की। तो पॉजिटिव आइंस देखिए डेफिशिएंट है, तो एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेन्ड एट कैथोड, ठीक है। एंड व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड एट कैथोड, तो इससे क्या बनेगा? M, न्यूट्रल मेटल एटम बन जाएगा ना, क्योंकि +2 डेफिशिएंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है ये बिल्कुल M हो जाएगा। तो ये रिडक्शन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसका नेट रिएक्शन लिखना चाहें तो नेट रिएक्शन कैसे होगा? इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर लेंगे। एडिंग में देखें 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास नेट रिएक्शन आएगा M+2 + 2x-1, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा? मेटल एटम प्लस X2। तो ये होगा आपके पास ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? नेट रिजल्ट क्या है? द नेट रिजल्ट इज दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इन रिडक्शन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन। अच्छा, आफ्टर स्टडिंग इलेक्ट्रोड, the next term is electrode potential, ठीक है। You have already studied electrode, you know now that what are electrodes. Now electrode potential, ठीक है। potential कहते हैं एबिलिटी को। तो electrode potential का क्या मतलब होगा? electrode potential का मतलब है किसी भी electrode में कौन सी
टेंडेंसी या कौन सी एबिलिटी ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है या रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, राइट। तो हम कहते हैं कि व्हेन अ मेटल स्ट्रिप इज़ प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ इट्स आयंस, ठीक है। हमने मेटल स्ट्रिप लेनी है और मेटल स्ट्रिप इलेक्ट्रोड है। तो व्हेन अ मेटल स्ट्रिप, ठीक है, मेटल स्ट्रिप क्या चीज़ है, मेटल स्ट्रिप असल में इलेक्ट्रोड है, राइट, is placed in a solution of its ions, then there are two possible tendencies, ठीक है। then there are two possible tendencies and you know that what are the two possible tendencies, क्या होंगी वो दो possible tendencies। तो वो दो possible tendencies जो है वो क्या है, या ऑक्सीडेशन, ठीक है, और या रिडक्शन। इसी चीज़ को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड में कौन सी टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ये हमें वो फिर कंपैरेटिव स्टडी से पता चलता है ना। हम एक इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ विद द हेल्प ऑफ बीच में वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक में ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा होती है, दूसरे में रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इन टेंडेंसीज को अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहली टेंडेंसी क्या है, नंबर 1 फर्स्ट टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में हम क्या कहते हैं कि जब हमने मेटल स्ट्रिप को उसके सोल्यूशन के अंदर रखा ना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहली टेंडेंसी में द मेटल एटम्स में डिज़ोल्व। तो जब मेटल एटम्स डिज़ोल्व होंगे तो क्या बनेंगे, पॉजिटिव आयंस बनेंगे। तो हम कहते हैं कि द मेटल एटम्स में डिज़ोल्व एज पॉजिटिव आयंस। तो जनरली हम इसको कैसे शो करते हैं, एम, ठीक है, एम डिज़ोल्व होगा तो इससे पॉजिटिव आयंस बनेंगे और इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो ये कौन सी टेंडेंसी है, ये कौन सा प्रोसेस है, दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, अब इस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे ना, तो ये उस मेटल स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और मेटल स्ट्रिप क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखें इसकी एग्जांपल में जिंक की एग्जांपल आती है। तो जिंक का जो मेटल स्ट्रिप है ना, उसको जब हम उसके सोल्यूशन के अंदर रखते हैं यानी जिंक सल्फेट के अंदर, तो जिंक डिज़ोल्व होता जाता है। तो जब ये डिज़ोल्व होता जाता है तो इससे जिंक आयंस बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है और इसके अंदर ये मेटल स्ट्रिप पड़ी हुई है, ठीक है। अब मेटल स्ट्रिप हमने किस चीज़ की रखी है, जिंक की। आपने याद रखना है जो भी मेटल स्ट्रिप आप रख रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोड है, वो अपने सोल्यूशन के अंदर होगा और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में उसके आयंस होंगे। दैट इज जिंक विल बी प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जिंक को आप कॉपर सल्फेट के अंदर नहीं रख सकते हैं। कॉपर विल बी प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिंक विल बी प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। यानी वो मेटल स्ट्रिप जिस मेटल एटम की बनी हुई है ना, तो वो मेटल आयंस उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है वो जिंक सल्फेट लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो जिंक है ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है। अभी आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको फिर ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जिंक में ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिंक डिज़ोल्व होता जाता है। तो जब ये डिज़ोल्व होता जाता है तो जिंक आयंस बनते हैं। तो जिंक आयंस कहाँ जाएंगे, जिंक आयंस जो हैं वो सोल्यूशन के अंदर जाएंगे, ठीक है, वो सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिपॉजिटेड ऑन द मेटल स्ट्रिप। ये देखें ये यहाँ पर मेटल स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये मेटल स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे तो मेटल स्ट्रिप कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स लॉस विल डिपॉजिट ऑन मेटल स्ट्रिप। तो जब मेटल स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, तो मेटल स्ट्रिप क्या करेगा, मेटल स्ट्रिप विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। मेटल स्ट्रिप जो है वो नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन कर लेगा, एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। अच्छा, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी नंबर 2। सेकंड पॉसिबिलिटी है
रिडक्शन की। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में मेटल आइंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो रिडक्शन में हम कहेंगे कि सेकंड पॉसिबिलिटी जो है इसमें मेटल आइंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, में टेक अप द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर लेंगे, में टेक अप द इलेक्ट्रॉन्स from the metal and get discharged as atoms on the metal surface। ठीक है, और इसकी वजह से मेटल सरफेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसमें हम जनरल एग्जांपल में यूँ लिख सकते हैं कि ये मेटल आइंस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल मेटल एटम बन जाएगा। एग्जांपल में आता है क्यूप्रस आइंस की। क्यूप्रस आइंस जो है इनमें रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है, जिंक में ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है, कॉपर आइंस जो है इनमें रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल एटम बनाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल आती है, जैसे देखिए हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, मेटल स्ट्रिप जो हम बात कर रहे हैं ना, तो मेटल स्ट्रिप किस चीज़ की है, कॉपर की है, राइट, एंड इट विल बी प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब देखिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, कॉपर डिसॉल्व होना, ऑक्सीडेशन होना, और या क्यूप्रस आइंस का इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस कॉपर बनाना। कौन सी एबिलिटी इसमें ज़्यादा है, इसमें रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है। तो रिडक्शन की एबिलिटी में क्या होगा, मेटल आइंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, यहाँ पर ये जो क्यूप्रस आइंस है ना सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव आइंस जो क्यूप्रस आइंस सोल्यूशन के अंदर है, ये क्या करेंगे, दे विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल। वहाँ पर वो जो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर लेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर लेंगे। और जब ये उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे तो क्या बनेगा, एटम्स बन जाएंगे, न्यूट्रल मेटल एटम्स बन जाएंगे ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रोड विल ग्रो इन साइज। यहाँ पर देखें कॉपर बनता जाएगा ना, तो कॉपर विल डिपॉजिट ऑन द मेटल सरफेस, यहाँ पे इस मेटल सरफेस के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, तो दिस इलेक्ट्रोड विल ग्रो इन साइज। ठीक है, इसको हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। तो या ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा होती है और या रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल सरफेस के ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आता है कि ये पॉजिटिव आइंस उस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रोड है ना वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, अच्छा आप देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल दोबारा बताती हूँ जिंक वाली की। ये जो जिंक में हमने पढ़ा है ना, प्रीवियस एग्जांपल से रिलेटेड मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताती हूँ। इसमें आपने पढ़ा कि जिंक में ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, और ऑक्सीडेशन में ये क्या करता है, जिंक आइंस डिसॉल्व होता जाता है ना, तो जिंक आइंस बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, और वो जो जिंक आइंस बन रहे हैं वो कहाँ जाते हैं, सोल्यूशन के अंदर जाते हैं। लेकिन ये जो मेटल सरफेस के ऊपर बाहर से नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज उन पॉजिटिव आइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो एज अ रिज़ल्ट पॉजिटिव जो जिंक आइंस हैं ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं अपॉन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड। यहाँ पर इलेक्ट्रोड की सरफेस पे हर तरफ पॉजिटिव जिंक आइंस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, एक तरफ से इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, दूसरी तरफ से जिंक आइंस बन रहे हैं, वो सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। तो सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद क्या होता है, यही जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है ये इन पॉजिटिव आइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव आइंस जो है दे सराउंड द इलेक्ट्रोड, इर्द गिर्द इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कहते हैं
कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म हो गई है। ये एक लेयर ये है ना नेगेटिवली चार्ज की, और ये यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज लेयर बन गई है। तो इसको हम कौन सी लेयर कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। हम इसको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? The electrode potential of an element is the potential difference between the aqueous solution of its ions and the element when it is in equilibrium with that solution। दो प्रोसेसेस आ रहे हैं ना, एक तरफ से जो है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, दूसरी तरफ से यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर से पॉजिटिव आइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। इक्विलिब्रियम को हम यूं करके शो करते हैं जिंक, ठीक है, और यूं करके रिवर्सिबल दो एरोज लगाकर जिंक आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ये देखें यहाँ पे ये जो जिंक है ना, ये वाला जिंक, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ये वो लॉस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? लॉस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये उन्हीं जिंक आइंस को बाहर से दोबारा अपनी तरफ खींच रहा है, तो वापस जिंक बन रहा है। तो ये दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, और ये दो प्रोसेसेस किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यही चीज़ है कि thus the electrode potential of an element is the potential difference between the aqueous solution of its ions, ये aqueous solution of ions हो गया, and the element when it is in equilibrium with the solution। ये दो प्रोसेसेस जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है, तो हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखिए, इसको यूँ भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है कि एक इलेक्ट्रोड में कौन सी पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। तो एक बात याद रखें कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड की अलग से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अब ये देखें, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ़ाइन तो यूँ कर रहे हैं कि जब ये दो प्रोसेसेस आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, लेकिन हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों मेजर नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोनों प्रोसेसेस यहाँ पे भी हो रहे हैं, दोनों प्रोसेसेस कॉपर में भी होंगे, लेकिन एक प्रोसेस ज़रा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमें एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करना होगा, तब हमें उन दोनों में डिफरेंस का पता चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का पता चलेगा कि मतलब इस वाले में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ज़्यादा है और दूसरे वाले में रिडक्शन का प्रोसेस ज़्यादा है, ठीक है। और एक सेल को दूसरे सेल के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तो उनको हम बीच में वोल्टमीटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि इसमें कौन सी पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। और ऐसे सेल्स को कौन से सेल्स कहते हैं? हाफ सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो हम एक सेल को दूसरे सेल के साथ जब कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है, तो किस टाइप के सेल के साथ हम कनेक्ट करते हैं? इनिशियली हम स्टैंडर्ड सेल लेते हैं, और स्टैंडर्ड सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। मतलब मेरा ये है कि यानी एक तरफ जो एक सेल हम लेते हैं तो वो कोई स्टैंडर्ड सेल लेते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो सेल लेते हैं ना, तो वो हम कौन सा वाला सेल लेते हैं? वो हम टेस्ट सेल लेते हैं, ठीक है, और इनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। हम इसको वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड सेल है ये फिर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है, इसी तरह सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। लेकिन जो बेस्ट स्टैंडर्ड सेल है वो क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और टेस्ट सेल हमारा कौन सा होगा? वो हमारा वो सेल है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे ये जिंक वाला हो गया या कॉपर वाला हो गया, तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड सेल के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है या रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब स्टैंडर्डाइज़ करना चाह रहे हैं ना, तो स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एक सेल को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, व्हाट इज़
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम शॉर्ट फॉर्म में शी से रिप्रेजेंट करते हैं, SHE, राइट। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है? इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस टाइप की होती है। ये ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब सा है, ठीक है, और ये यहाँ पर बीकर की तरह का सेल होता है, उसके अंदर होता है, राइट। और इसमें इधर से हाइड्रोजन गैस एंटर होती है, और ये जो है ये प्लैटिनम वायर है, और ये प्लैटिनम की फॉइल है। ये जो है ये क्या है? प्लैटिनम वायर, और ये प्लैटिनम फॉइल है जिसकी सरफेस के ऊपर रिएक्शन होगा। और ये क्या चीज़ है? ये ग्लास ट्यूब है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंटर होगी, और उस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। इधर क्या होगा? इधर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोलर, ठीक है। HCl क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, और इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी केप्ट कांस्टेंट 1 मोलर। और ये जो यहाँ पर रिएक्शंस होंगे ये किस टेम्परेचर पर होंगे? ये होंगे रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो 298 केल्विन। तो देखिए ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी केप्ट 1 एटमॉस्फेयर, the concentration of electrolytic solution will be kept 1 molar, and this process will be operated at room temperature, that is 298 केल्विन। तो इसी को हम इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 2 प्रोसेसेस हैं, या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और या दूसरा क्या है? रिडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन में मतलब ये है ना कि या ये एनोड एक्ट करेगा और या ये कैथोड। वो डिपेंड करेगा कि हम इस सेल को आगे दूसरे किस टाइप ऑफ सेल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो तब इनमें डिफरेंस आएगा ना। अगर वो दूसरे वाले में ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है तो इसमें रिडक्शन होगी, अगर वो दूसरे वाले में रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है तो इसमें ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन में फिर ये एनोड के तौर पर एक्ट करेगा, तो अगर ये एनोड के तौर पर एक्ट करता है तो एनोड में फिर इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन गैस एंटर हो रही है ना, ये हाइड्रोजन गैस जो है ये अंदर जाकर यहाँ पर इस प्लैटिनम फॉइल की सरफेस के ऊपर ये स्ट्राइक करेगी, और यहाँ पर आकर ये डिसोसिएट हो जाएगा और आइंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, और ये आयन यहाँ पर फिर सोल्यूशन के अंदर एंटर होंगे। अगर ये कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा है तो फिर इसमें कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन। रिडक्शन में फिर सोल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वापस क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E0 से डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं E0 ऑक्सीडेशन, और इसको हम कहते हैं E0 रिडक्शन। Reduction potential of the cell, oxidation potential of the cell, both values are assigned as 0 volts. Standard hydrogen electrode की oxidation potential is assigned a value of 0 volts. Similarly, the reduction potential value is also assigned as 0 volts. क्योंकि ये standard है तो इसको हम 0 value assign करते हैं, ताकि वोल्ट मीटर जो हमें रीडिंग दे ना, तो वो वोल्ट मीटर जो हमें रीडिंग देगा तो हम कहेंगे ये रीडिंग असल में वो साथ जो दूसरा कनेक्टेड है टेस्ट इलेक्ट्रोड, ये उस वाले की पोटेंशियल है। ये वही वो इंथैल्पी वाली बात है। इंथैल्पी में भी हमने यही किया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट्स की इंथैल्पीज़ जो हैं वो 0 वोल्ट्स रखी जाती हैं, और फिर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट फिर कैलोरीमीटर से जो हमें वैल्यू आती है तो हम कहते हैं ये असल में इस प्रोडक्ट की इंथैल्पी है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को 0 की वैल्यू असाइन की जाती है, ठीक है। तो फिर जो हमें वोल्ट मीटर हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है ना, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस असल में वो साथ जो टेस्ट इलेक्ट्रोड है वो उस वाले की होगी, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने पढ़ लिया, तो अब हमने पढ़ना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस तरह से हम ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ टेस्ट इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल टेस्ट इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, राइट। तो हम देखें इसके सेटअप को हम यूँ करके ड्रॉ करेंगे। ये एक सेल है, हाफ सेल, इसमें यहाँ पर
जिंक की स्ट्रिप पड़ी हुई है, तो हम इसको कौन सा वो करेंगे, जिंक रॉड हम इसको बोलेंगे। एंड जिंक रॉड विल बी प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ इट्स आइंस दैट इज़ जिंक सल्फेट। ये अब हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये है टेस्ट इलेक्ट्रोड। इसको मैं लिखती हूँ टेस्ट इलेक्ट्रोड। इसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है या रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको अब हम स्टैंडर्ड सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल अभी हमने पढ़ लिया है, कौन सा सेल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा यूँ करके ये प्लेटिनम स्ट्रिप है, प्लेटिनम फॉइल है, और ये इट इज़ प्लेस्ड इन 1 मोलर HCl सोल्यूशन, और यहाँ से कौन सी गैस एंटर हो रही है, हाइड्रोजन गैस एंटर हो रही है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर कितना रखना है, 298 केल्विन रखना है, ठीक है। नाउ ये कौन सा सेल है, ये है स्टैंडर्ड सेल। ये स्टैंडर्ड सेल है और ये वाला है टेस्ट इलेक्ट्रोड या टेस्ट सेल, ठीक है। Now these two electrodes will be connected to each other with the help of voltmeter। इनको हम वोल्टमीटर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। बीच में यहाँ पर जो है एक और ग्लास ट्यूब पड़ी होती है, इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज में अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रही, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो क्या, बस इतना याद रखें आइंस को बैलेंस रखता है, ठीक है। वो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, अब देखें जब इसको स्विच ऑन करते हैं, वोल्टमीटर जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, तो आपने तो पढ़ा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन वैल्यू भी ज़ीरो है, रिडक्शन वैल्यू भी ज़ीरो है। तो वोल्टमीटर जो हमें रीडिंग देगा, यानी वोल्टमीटर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएगा ना, तो वोल्टमीटर जो हमें रीडिंग देगा वो रीडिंग असल में किस इलेक्ट्रोड की होगी, टेस्ट की होगी, क्योंकि ये जो है ये तो 0 वोल्ट्स है। तो व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ कनेक्टेड विद जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो द नीडल इज़ डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द 0 पॉइंट। ये बीच में 0 है ना, ठीक है, तो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है लेफ़्ट की तरफ। अब लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब है, लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ना, इसके साथ कौन सा साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा, और ये 0.76 जो है ये हमें यहाँ वोल्टमीटर से मिल जाती है। नीडल की जो डायरेक्शन है ना वो हमें साइन का बताती है, तो लेफ़्ट का मतलब है कि नेगेटिव साइन, और ये यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो 0.76 आती है वोल्ट्स। एक और चीज़ याद रखें, वोल्टमीटर हमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। वोल्टमीटर हमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दिस टेस्ट इलेक्ट्रोड इज़ फाउंड टू बी -0.76 वोल्ट्स, ठीक है। अब ये माइनस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का मतलब है कि ये वैल्यू छोटी है, यानी माइनस साइन का मतलब है कि इसमें ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है, रिडक्शन की एबिलिटी कम है, क्योंकि ये जो टेस्ट इलेक्ट्रोड है, ये टेस्ट इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी थी, वो तो आपने पढ़ा था 0 वोल्ट्स थी। अब आप ज़रा इनको कंपेयर करें ना, ये 0 है और वो -0.76 है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, ये क्या है, बिग वैल्यू है। तो बिग वैल्यू का मतलब है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है, रिडक्शन एबिलिटी मोर है, ग्रेटर है। और ये माइनस के साथ इस वैल्यू का क्या मतलब है कि ये वैल्यू जो है ये स्मॉल है, स्मॉल वैल्यू। तो स्मॉल वैल्यू का मतलब है कि ये जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है इसमें रिडक्शन एबिलिटी लेस है। कौन सी एबिलिटी ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन एबिलिटी मोर है, ठीक है। आपने दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है। बड़ी वैल्यू का मतलब है इसमें रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है, माइनस साइन का मतलब है ये वैल्यू छोटी है, वैल्यू छोटी होने का मतलब है रिडक्शन की एबिलिटी कम है। कौन सी एबिलिटी ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है। तो ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि फिर हम इसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू को ई नॉट ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू फिर इसकी क्या होगी, +0.76 वोल्ट्स। इसको हम ई नॉट ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वैल्यूज़ से हमें ये पता चल गया है कि
इस वाले सेल के ऊपर कौन सा प्रोसेस होगा, वैल्यू बड़ी होने का मतलब है कि इस वाले सेल पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा, यहाँ वैल्यू छोटी होने का मतलब है कि रिडक्शन की एबिलिटी कम है, ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है, तो दिस मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये एक्ट करेगा एज कैथोड, और ये जो टेस्ट इलेक्ट्रोड है ये क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज एनोड व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो हमने उस रिडक्शन वैल्यू को ऑक्सीडेशन वैल्यू में चेंज करना है, ठीक है। वोल्टमीटर हमें रिडक्शन वैल्यू देगा। अगर उस पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो आपने उसको खुद ही ई नॉट ऑक्सीडेशन में चेंज करना है, सिर्फ साइन को बदल लेना है, वैल्यू वही होगी, माइनस की जगह ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यूं करके ये जिंक जो टेस्ट इलेक्ट्रोड है ये स्टैंडर्डाइज हो गया है, हमें इसकी ये वैल्यू जो है ये पता चल गई है, ठीक है। नाउ टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल, अब ये देखें ये सेल पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है कि इसमें रिडक्शन का एबिलिटी ज़्यादा है और उसमें ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा है व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। अब टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या होगा, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ सेल, इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ई नॉट से, तो ये ज़ाहिरी बात है सम के इक्वल होगा। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल जो है ये इक्वल होगा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यानी एक पोटेंशियल प्लस दूसरा पोटेंशियल, ये टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल होता है, ठीक है। तो इस सेल का आप टोटल पोटेंशियल निकालें, ई नॉट रिडक्शन ज़ाहिरी बात है रिडक्शन प्रोसेस की वो 0 वोल्ट्स है, और ई नॉट ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वो 0.76 है, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या होगा 0.76 वोल्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक और तरीका भी है, और वो दूसरा तरीका क्या है ई नॉट सेल फाइंड आउट करने का, तो वो है कि ई नॉट रिडक्शन वैल्यू फॉर रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, माइनस ई नॉट रिडक्शन वैल्यू फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी इस वाले में हम दोनों ई नॉट रिडक्शन वैल्यू लेते हैं, लेकिन एक रिडक्शन प्रोसेस की और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस की। तो ई नॉट रिडक्शन वैल्यू फॉर रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, तो इसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू क्या है 0 वोल्ट्स, माइनस ई नॉट रिडक्शन वैल्यू फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस की ई नॉट रिडक्शन वैल्यू क्या है माइनस 0.76। तो ये देखें बीच में माइनस माइनस प्लस, तो 0.7, तो दोनों से सेम आंसर आता है, ठीक है। तो दिस इज़ द टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल। अच्छा, इसी तरह आप देखें हम दूसरा वाला सेल लेते हैं, सेकंड। अब हम जो दूसरा सेल है ना कॉपर वाला, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो उसी तरह से अब हम अगेन एक जो सेल है उसमें मेटल स्ट्रिप रखेंगे, किस चीज़ की, कॉपर की। ये कॉपर स्ट्रिप हो गई, तो हम कहते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ इट्स आइंस दैट इज़ कॉपर सल्फेट। और इसको हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए साथ जो दूसरे सेल के साथ रखेंगे, तो वो दूसरा सेल किस चीज़ का होगा, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। ये प्लैटिनम फॉयल है, प्लैटिनम वायर है, प्लैटिनम फॉयल है, प्लेस्ड इन 1 मोलर HCl सोल्यूशन। इधर से कौन सी गैस एंटर होगी, हाइड्रोजन गैस, एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, और ये सारा ऑपरेट होगा एट 298 केल्विन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये है टेस्ट सेल, ये टेस्ट सेल है ना, और वो जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब है स्टैंडर्ड सेल है। नाउ इसको हमने स्टैंडर्डाइज करना है, दे विल कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, और यहाँ पर बीच में सॉल्ट ब्रिज पड़ी होगी, ठीक है। नाउ प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो इसकी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वैल्यू दोनों 0 वोल्ट्स हैं, तो वोल्ट मीटर जो हमें रीडिंग देगा वो असल में इसकी रीडिंग होगी। इस केस में नीडल इज़ डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स राइट, नीडल की जो डायरेक्शन है वो राइट की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो राइट का मतलब है कि
ई नॉट रिडक्शन वैल्यू कौन से साइन के साथ है, प्लस के साथ है, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ से जो आती है मिलती है तो वो कितनी मिलती है 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिंक वाले केस में नीडल की डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ चली जाती है और वैल्यू 0.76 होती है, तो हम उसको माइनस 0.76 वोल्ट से लिखते हैं। और इस केस में नीडल की डायरेक्शन राइट की तरफ चली जाती है तो हम पॉजिटिव, लेफ़्ट की तरफ होगी तो यहाँ नेगेटिव साइन लगाएंगे, राइट की तरफ होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे। बाकी वोल्ट मीटर हमें ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल देता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी जो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो कितनी है, वो तो 0 है। अब ज़रा दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, बिग वैल्यू, तो इसका मतलब है कि इस पे रिडक्शन की पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, इसकी ये वैल्यू स्मॉल है। बिग वैल्यू का मतलब इसमें उसके कंपैरिजन इसमें रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है, तो रिडक्शन एबिलिटी मोर है। और यहाँ पर फिर कौन सी एबिलिटी, वैल्यू स्मॉल होने का क्या मतलब है, रिडक्शन एबिलिटी स्मॉल है। तो रिडक्शन एबिलिटी स्मॉल होने का क्या मतलब है कि फिर कौन सी एबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो फिर हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू लिखते हैं और ऑक्सीडेशन वैल्यू भी इसकी 0 वोल्ट्स ही है। ठीक है, अच्छा, अब रिडक्शन एबिलिटी यहाँ पर मोर होने का मतलब है कि टेस्ट सेल पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा, मतलब ये क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज कैथोड व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द स्टैंडर्ड सेल। और स्टैंडर्ड सेल पे कौन सी एबिलिटी ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ये एक्ट करेगा एज एनोड व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू। अब देखें, पिछले वाले केस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा था, तो व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ कनेक्टेड टू जिंक इलेक्ट्रोड देन ये कैथोड एक्ट करता है और वो जिंक वाला एनोड एक्ट करता है। लेकिन व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर में रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो फिर ये एनोड एक्ट करता है और वो कैथोड के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, नाउ अब हम टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल फाइंड करते हैं। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल किसके इक्वल होगा, ई नॉट रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन। तो ई नॉट रिडक्शन सारी बात है रिडक्शन वाले के लिए, तो रिडक्शन वाले की ई नॉट रिडक्शन वैल्यू क्या है 0.34 और ऑक्सीडेशन वैल्यू क्या है 0, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज़ 0 वोल्ट्स। और वो जो दूसरा तरीका मैंने बताया है वो क्या है कि ई नॉट रिडक्शन वैल्यू फॉर रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, माइनस ई नॉट रिडक्शन वैल्यू फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ई नॉट रिडक्शन वैल्यू फॉर रिडक्शन प्रोसेस की ई नॉट रिडक्शन वैल्यू 0.34 वोल्ट से माइनस ऑक्सीडेशन प्रोसेस वाले की ई नॉट रिडक्शन वैल्यू वो भी 0 है, तो बस इसका आंसर, ओहो ये 0.34 है तो ये भी 0.34 वोल्ट्स आ जाएगा, तो दोनों से आपका आंसर सेम आता है। नाउ यूं करके ये कॉपर इलेक्ट्रोड भी स्टैंडर्डाइज हो गया है। ठीक है, अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो बिटवीन जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, तो अब हम जिंक को कॉपर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जिंक भी स्टैंडर्डाइज हो गया है और कॉपर भी स्टैंडर्डाइज हो गया है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, जिंक भी स्टैंडर्डाइज हो गया है, कॉपर भी स्टैंडर्डाइज हो गया है। ठीक है, तो अब हमने जिंक को कॉपर के साथ कनेक्ट करके और हम इनका आपस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक और सेल डिज़ाइन करती हूँ, यानी ये अब हमें ये बताता है ना कि अगर हम अपने से कोई सेल डिज़ाइन करें तो उसमें फिर कौन सा वाला एनोड एक्ट करेगा, कौन सा वाला कैथोड एक्ट करेगा, तो ये फिर हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये असल में वो डैनियल सेल की एग्जांपल भी है, वोल्टाइक सेल जो डैनियल सेल है ना, ये उसकी एग्जांपल में भी आता है। तो आप लोगों की बुक में इन्होंने ये आगे डैनियल और वोल्टाइक सेल में ये केस दिया हुआ है जिसमें जिंक जो है उसको कॉपर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। राइट, अच्छा, अब हम एक सेल डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम एक तरफ कौन सा वाला रखते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और दूसरी तरफ अब हम दूसरा वाला इलेक्ट्रोड रखते हैं और वो है जिंक मेटल इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। बीच में यहाँ पर क्या पड़ा होगा, सॉल्ट ब्रिज, एंड दे वर बी कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ
वोल्ट मीटर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ऐसा सेल डिज़ाइन करें तो कौन सा वाला सेल एनोड एक्ट करेगा, कौन सा वाला सेल कैथोड एक्ट करेगा। तो हमें तो इन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ पता है। ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ ली है कि दोनों की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है कितनी है, वो हमें स्टैंडर्डाइज उससे पता चल गया है। ये देखिए मैं आपको प्रीवियस वो दिखाती हूँ। अभी आपने पढ़ा है कि जिंक वाला जो है इसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू -0.76 वोल्ट्स है। ई नॉट रिडक्शन वैल्यू -0.76 वोल्ट्स है। और कॉपर वाले की देखें, अभी आपने पढ़ी है, कॉपर की ई नॉट रिडक्शन वैल्यू कितनी है, प्लस ई नॉट रिडक्शन वैल्यू है +0.34 वोल्ट्स है। राइट, चलें अब ज़रा दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करें, कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वाली वैल्यू छोटी है। ये स्मॉल वैल्यू है और ये क्या है, बिग वैल्यू है। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू बिग का मतलब है कि इसमें रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है और उसमें रिडक्शन की एबिलिटी कम है क्योंकि स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, तो बिग वैल्यू का क्या मतलब है, रिडक्शन एबिलिटी मोर। और स्मॉल वैल्यू का क्या मतलब है, स्मॉल वैल्यू का मतलब है रिडक्शन एबिलिटी लेस। तो फिर जब रिडक्शन की एबिलिटी लेस है तो कौन सी एबिलिटी ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन एबिलिटी मोर होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एबिलिटी मोर होने की वजह से फिर हम रिडक्शन वैल्यू को ऑक्सीडेशन में चेंज करते हैं, तो ऑक्सीडेशन वैल्यू यही होगी, बस सिर्फ साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस मीन्स कि इफ़ वी डिज़ाइन सच टाइप ऑफ सेल दैट इज़ कॉपर सेल इज़ कनेक्टेड टू जिंक सेल, तो फिर कॉपर विल एक्ट एज कैथोड एंड जिंक विल एक्ट एज एनोड। क्यों, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बड़ी है, दिस मीन्स इसमें रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू छोटी है तो मीन्स रिडक्शन की एबिलिटी इसमें कम है। कौन सी एबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन की एबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की एबिलिटी में यहाँ पर ये प्रोसेस होगा, जिंक डिज़ोल्व होता जाएगा, जिंक आइंस बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है। एनोड एक्ट कर रहा है और ये कैथोड एक्ट कर रहा है, तो कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा, तो रिडक्शन में क्यूप्रस आइंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बनाएंगे, ये रिडक्शन का प्रोसेस है। और ये अब ऑलरेडी अभी आपने पढ़ भी लिया है कि इस केस में मेटल एटम जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो डिज़ोल्व होता जाएगा और यहाँ पर वो सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इधर जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं सोल्यूशन में जो आइंस है वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल एटम बनाएंगे, तो कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा इसकी सरफेस के ऊपर, तो ये वाला इलेक्ट्रोड जो है ये साइज़ में बिग होता जाएगा। ठीक है, तो एनोड पे ये वाला प्रोसेस हो रहा है और कैथोड पे ये वाला प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, एनोड पे अब हम लिखते हैं, एनोड पे जिंक आइंस बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन का, तो रिडक्शन में क्यूपरस आइंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना रहे हैं। इसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन वैल्यू है 0.76 वोल्ट्स और इसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू है 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, अब अगर हम नेट रिएक्शन देखना चाहते हैं तो नेट रिएक्शन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट रिएक्शन में जिंक प्लस कॉपर आइंस से जिंक आइंस बन रहे हैं और कॉपर बन रहा है। और ई नॉट पोटेंशियल ऑफ द सेल किसके इक्वल होगा, तो ई नॉट पोटेंशियल ऑफ द फुल सेल जो है वो एक प्रोसेस प्लस दूसरे प्रोसेस के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक ई नॉट रिडक्शन वैल्यू क्या है 0.34 और ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या है 0.76, तो इसकी टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल 1.10 वोल्ट्स है। और अगर हम वो दूसरे वाले फार्मूले से करें तो दूसरे वाले में हमने क्या पढ़ा कि ई नॉट ऑफ द सेल जो है वो होता है ई नॉट रिडक्शन वैल्यू फॉर रिडक्शन प्रोसेस प्लस ई नॉट रिडक्शन वैल्यू फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसमें हमें दोनों ई नॉट रिडक्शन वैल्यूज़ चाहिए, तो रिडक्शन प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ये इसकी रिडक्शन वैल्यू कितनी है 0.34। अच्छा, यहाँ पे सॉरी माइनस का साइन है, माइनस ई नॉट रिडक्शन वैल्यू फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस वाली की रिडक्शन वैल्यू क्या है -0.76, तो ये बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों से आंसर सेम आता है। टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू 1.10 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये अब हमने ये पढ़ा
कि दोनों सेल स्टैंडर्डाइज हो गए हैं। स्टैंडर्डाइज होने के बाद अब अगर हम खुद से कुछ इस टाइप का सेल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम उसको डिज़ाइन करके हम ये बता सकते हैं कि एनोड कौन सा वाला होगा और कैथोड कौन सा होगा। वो हमें इन वैल्यूज से पता चलेगा, साइन के साथ ना, बिग वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है वो उसकी डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल की एग्जाम्पल है। आप लोगों की बुक में इसको आगे जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा एक और चीज़ ये भी पढ़नी है कि ये जो ई नॉट पोटेंशियल ऑफ द सेल है ना, इसका साइन हमें क्या बताता है कि रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आता है। अच्छा, अब सिग्निफिकेंस ऑफ ई नॉट सेल की ये जो वैल्यू है ना वो मतलब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो उसमें ये है कि if the electrode potential of the cell this is positive, तो पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसके ऑपोजिट, इफ़ ई नॉट पोटेंशियल ऑफ द सेल इज़ नेगेटिव, तो नेगेटिव मीन्स रिएक्शन इज़ not spontaneous in forward direction, reaction is spontaneous in reverse direction, ठीक है। एंड इफ़ ई नॉट पोटेंशियल ऑफ द सेल आपके पास ज़ीरो आ जाए, तो ज़ीरो का मतलब है, ज़ीरो मीन्स दैट रिएक्शन इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो अभी जो आपने ये ई नॉट पोटेंशियल ऑफ द सेल कैलकुलेट किया है, ये आपके पास प्लस 1.10 वोल्ट्स आए हैं। तो प्लस 1.10 वोल्ट्स का क्या मतलब है कि ये जो आपने वो ओवरऑल रिएक्शन लिखा है ना, तो दिस इज़ स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है कि व्हेन एवर यू विल कनेक्ट जिंक इलेक्ट्रोड विद कॉपर इलेक्ट्रोड, तो जिंक के ऊपर कौन सा प्रोसेस होगा? जिंक पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और कॉपर पे कौन सा प्रोसेस होगा? रिडक्शन। यानी ये वाला कॉपर वाला सेल एक्ट करेगा एज कैथोड और जिंक वाला सेल जो है वो क्या एक्ट करेगा? एज एनोड। अगर ये वैल्यू हमारे पास माइनस के साथ आती, तो माइनस का मतलब है कि दिस रिएक्शन इज़ नॉट फॉरवर्ड इन नॉट स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बल्कि दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स। तो फिर रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स में देखें, कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और जिंक इधर से इधर आप देखेंगे, तो इधर से इधर देखें, +2 से 0 चार्ज डिक्रीज होने का मतलब है यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस जो है वो उल्टा होगा, यानी नॉट फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बल्कि उसका मतलब है कि रिएक्शन विल अकर इन रिवर्स डायरेक्शन। लेकिन जिंक को तो जब भी आप कॉपर के साथ कनेक्ट करते हैं तो जिंक एनोड एक्ट करता है, कॉपर कैथोड, तो दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक पॉइंट हमसे बीच में रह गया है और वो क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन में देखें, हम यूं करते हैं, हम एक तरफ, इस तरफ हम एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है वो बताते हैं और इस तरफ कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वो हम बताते हैं, और बीच में वो दो ऐसे वर्टिकल लाइंस लगाते हैं जिसको हम सॉल्ट ब्रिज के लिए डिनोट करते हैं। तो आपने एनोड पे क्या पढ़ा? एनोड पे आपने पढ़ा कि जिंक चेंज हो रहा है जिंक आइंस में। ये जो लाइन है सिंगल वर्टिकल लाइन, ये चेंज को शो करता है। और कैथोड पे आपने क्या पढ़ा? कैथोड पे आपने पढ़ा कि क्यूप्रस आइंस जो हैं वो चेंज हो रहे थे कॉपर में। अच्छा, अब क्यूप्रस आइंस की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। तो आपने आइंस के साथ उसकी कंसंट्रेशन भी लिखनी है और ये चेंज हो रही है कॉपर में, और इधर आप कंसंट्रेशन इधर लिखेंगे, यानी आइंस के साथ आपने ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिखनी है, ठीक है। और बीच में ये दो एरोज लगाएंगे। ये दो एरोज, वर्टिकल एरोज जो हैं, ये किस चीज़ को शो करते हैं? ये सॉल्ट ब्रिज को शो करते हैं और ये चेंज को शो करता है। तो एनोड पे जो प्रोसेस हो रहा है, जिंक आइंस में चेंज हो रहा है और आइंस जो है सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। बीच में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, और कैथोड पे कॉपर आइंस जो हैं, जो 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, वो कॉपर में चेंज हो रहे हैं। तो ये है सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक है। अच्छा, अब
सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज जो है ना, ये ऐसे ग्लास ही की बनी हुई ट्यूब होती है, ठीक है। और इसमें कोई एक्वस सोल्यूशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है। द सॉल्ट ब्रिज contains commonly an aqueous solution of potassium chloride in a gel। जेल की तरह का सोल्यूशन होता है, थिक सा, जो बह ना सके, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है सॉल्ट ब्रिज? देखिए ये जो है ना, ये दोनों तरफ रिएक्शंस को इक्विलिब्रियम में रखता है। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना कि इधर जो है वो कॉपर वाला था ना, यहाँ हमने कॉपर वाला किया था, तो कॉपर पे कौन सा प्रोसेस हो रहा था? और कॉपर में आपने पढ़ा कि वो कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा था। कौन सा प्रोसेस हो रहा था? रिडक्शन। और रिडक्शन में क्यूप्रस आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर बना रहे थे। अब यहाँ पे सोल्यूशन कौन सा पड़ा है? कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है। तो ये क्यूप्रस आयंस कहाँ से आ रहे हैं? ये इस सोल्यूशन में से क्यूप्रस आयंस कंज्यूम होते जा रहे हैं। तो देखें, जब सोल्यूशन में से क्यूप्रस आयंस कंज्यूम होते जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है ये मोर नेगेटिव नहीं होता जाएगा, मोर नेगेटिव होता जाएगा। क्यों? ड्यू टू सल्फेट आयंस। क्यों मोर नेगेटिव होता जा रहा है ड्यू टू सल्फेट आयंस? क्योंकि पॉजिटिव क्यूप्रस आयंस जो हैं वो कंज्यूम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। क्यूप्रस आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन मोर नेगेटिव होता जाएगा सल्फेट की वजह से। ऑपोजिट इस तरफ जो है वो आप लोगों ने जिंक वाला पढ़ा, जिंक प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट। यहाँ पे आपने पढ़ा कि ये वाला जो है एनोड के तौर पर एक्ट करेगा। इस पे कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। अब एनोड पे जिंक जो है वो जिंक आयंस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। इधर क्या होगा? इधर देखें ये जिंक डिज़ोल्व होता जाएगा। तो डिज़ोल्व होने की वजह से जब जिंक आयंस बनेंगे तो जिंक आयंस कहाँ जाएंगे? सोल्यूशन के अंदर जाएंगे। तो सोल्यूशन के अंदर जाने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो है ये मोर पॉजिटिव होता जाएगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ जिंक आयंस। ये वाला मोर नेगेटिव होता जा रहा है, ये वाला मोर पॉजिटिव होता जा रहा है। अब ये बीच में सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है? कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। बीच में सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज में पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम आयंस है और क्लोराइड आयंस है। ये जो सेल मोर नेगेटिव होता जा रहा है ना, उसको कौन से आयंस प्रोवाइड करेगा? पोटाशियम आयंस प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करेगा। और जो सेल मोर पॉजिटिव होता जा रहा है तो मोर पॉजिटिव वाले को ये नेगेटिव क्लोराइड आयंस प्रोवाइड करेगा, ताकि वहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। सेल का जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस चलता रहे जब तक कि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। तो जो वाला सोल्यूशन मोर नेगेटिव होता जा रहा है उसको ये पॉजिटिव पोटाशियम आयन प्रोवाइड करता जाएगा, और जो सोल्यूशन मोर पॉजिटिव होता जा रहा है उसको ये नेगेटिव क्लोराइड आयन प्रोवाइड करता जाएगा, ताकि सोल्यूशन दोनों साइड पर जो सोल्यूशंस का इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब ना हो और रिएक्शन जो है वो चलता रहे जब तक के मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। अच्छा, सेल रिप्रेजेंटेशन जो है वो जो हमने पिछले सेल्स पढ़ ली हैं उनके भी मैं आपको बता दूं। जैसे हमने एक मैं आपको पिछला वाला बताती हूँ। एक आप लोगों ने ये वाला पढ़ा जिसमें आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक के साथ कनेक्ट किया, तो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? इसमें आपने पढ़ा यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। तो मैंने आपको क्या कहा है कि पहले क्या लिखना है? पहले एनोड वाला लिखना है, उसके बाद कैथोड वाला लिखना है। तो एनोड ये वाला एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? इधर जिंक जो है वो डिज़ोल्व होता जा रहा है, जिंक आयंस बना रहा है, तो जिंक डिज़ोल्व हो रहा है, जिंक आयन, और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। बीच में सॉल्ट ब्रिज है और इधर जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 हाइड्रोजन आइंस जिनकी 1 मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन है ये चेंज हो रहा है इनटू हाइड्रोजन गैस। ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। इसी तरह कॉपर वाला जो है, कॉपर वाले में ये एनोड एक्ट करता है, वो कैथोड, तो पहले एनोड वाला लिखेंगे। तो एनोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन जो है वो चेंज हो रहा है 2 हाइड्रोजन आइन, और ये 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। बीच में सॉल्ट ब्रिज है, और कैथोड वाला जो है, कैथोड पे
क्यूप्रस आइंस 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर जो है वो चेंज हो रहे हैं इनटू कॉपर। तो ये इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अच्छा, एक दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों की बुक में दिए हैं, वो वही ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप बुक में पेज नंबर 368 पे देख सकते हैं। ये कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन, ये हमने ऑलरेडी अभी सॉल्व कर लिया है। ये जिंक और कॉपर वाली एग्जांपल है, ये हमने सॉल्व कर ली है, ठीक है। इसी तरह ये वाला देखें, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। ये वाला जो प्रोसेस है इसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू इतनी है, इस वाले प्रोसेस की ई नॉट रिडक्शन वैल्यू इतनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो वो आपने यहाँ से देखना है। इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो इसका मतलब है इसमें रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा है, और ये वाली वैल्यू छोटी है, मींस इसमें रिडक्शन की एबिलिटी कम है। कौन सी एबिलिटी ज़्यादा है? ऑक्सीडेशन। तो हम इस वाली वैल्यू को फिर किस में चेंज करेंगे? ई नॉट ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन के लिए हम बस सिंपली साइन हटा देंगे, माइनस की जगह ये प्लस 0.13 वोल्ट्स हो जाएगा, ठीक है। और अब आपने टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल फाइंड करना है, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल होगा ई नॉट रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ई नॉट रिडक्शन ये होगी 1.36 और ई नॉट ऑक्सीडेशन जो है वो कितनी होगी? 0.13। तो ये आपके पास 1.49 वोल्ट्स इसका आंसर आएगा, ठीक है। और ये देखें, ये जो लेड वाला रिएक्शन है ना, तो इसकी रिडक्शन वैल्यू कम है, तो हम कह रहे हैं कि मतलब इस पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम इस प्रोसेस को फिर यूं करके लिखेंगे, लेड से लेड आइंस बनेंगे, लेड से लेड आइंस बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। और इस वाले पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो रिडक्शन में क्लोरीन उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 क्लोराइड आइन बनाएगा, ठीक है। तो यूं करके आप टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोगों की बुक में ये एक्सरसाइज में पेज नंबर 390 पर देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द सेल वोल्टेज। तो ये दो आपको दिए हुए हैं, ठीक है। टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम में इसकी रिडक्शन पोटेंशियल इतनी है, क्यूप्रस कॉपर में चेंज हो रहा है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ये है, ठीक है। तो अब आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, ये है, ठीक है। अब देखें, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करें। ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब है इस पे रिडक्शन होगा। वो वैल्यू छोटी है, मींस उस पर कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए फिर आप इस रिएक्शन को भी उल्टा करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा है कि वोल्ट मीटर आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देता है, तो इसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी भी लेकिन ये वैल्यू बड़ी होने का मतलब है इसमें रिडक्शन की एबिलिटी ज़्यादा होगी, उसमें रिडक्शन की एबिलिटी कम होगी, तो मीन्स उसमें ऑक्सीडेशन की एबिलिटी होगी। तो फिर आपने इस रिएक्शन को भी उल्टा करना है। तो ये रिएक्शन कैसे हो जाएगा? मैग्नीशियम फॉर्मिंग मैग्नीशियम आयन, यानी ये एनोड पे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में मैग्नीशियम चेंज होगा मैग्नीशियम आयन में, +2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो हम उस ई नॉट रिडक्शन को ई नॉट ऑक्सीडेशन में चेंज कर लेंगे, तो माइनस की जगह ये क्या हो जाएगा? प्लस। और कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा, रिडक्शन में क्यूप्रस आइंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर, तो उसकी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल यहीं रहेगी। अब टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल में रिडक्शन को ऑक्सीडेशन के साथ ऐड कर लें, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड वाले में आपको ये दिया हुआ है, हाइड्रोजन आइन हाइड्रोजन में, सिल्वर आइन सिल्वर में चेंज हो रहे हैं, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल इतनी है, इसकी इतनी है। अब कंपेयर करें, ये बड़ी है मींस इसमें रिडक्शन ज़्यादा होगी, और वो छोटी है मींस उसमें ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप रिएक्शन को भी उल्टा करेंगे, यानी हाइड्रोजन चेंज होगा हाइड्रोजन आइन में, तो इसको यूँ शो करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइन में, इसकी ई नॉट रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज कर लेंगे 0 वोल्ट, और ये वाला जो है ये तो कैथोड है, रिडक्शन है, इसमें सिल्वर आइंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर बनाएंगे, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 है। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल के लिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। लेक्चर लेंथी था, कॉन्सेप्चुअल है, अच्छी तरह इसको पढ़ लें, ठीक है, और से इसको सुने, और कहीं पे कोई चीज़ समझ ना आई हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।